Hello guys, welcome to All-in-One GK. So today we are going to start with our next topic for maths and that is binomial theorem. लास्ट क्लास में हमने APGP एंड HP पढ़ा था, तो उसके मैंने 2 PYQs डाले हैं. आप प्लीज सॉल्व करना एंड कमेंट्स में आंसर बताना इसका. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी आइदर इन द कमेंट्स और इन द टेलीग्राम. So binomial theorem. Binomial theorem provides a formula for expanding any positive integral power of a binomial expression into a series format. So हमारे लिए important क्या है कि binomial theorem के थ्रू ना हम expansion से डील करते हैं. ओके सो जब भी हमें ऐसा कोई टर्म मिलता है जैसे x प्लस वाई टू द पावर 5 या फिर m प्लस n टू द पावर 100. ओके ऐसे टर्म्स होते हैं तो उनको एक्सपांड करना नॉर्मली हमारे लिए मुश्किल होता है. इस वजह से हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं. सो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n. ओके n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. सो वो कैसे आता है? अभी हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखा था, राइट? तो वही है, वही सेम फॉर्मूला इसमें यूज होता है, बट एक्सपांशन किस हिसाब से होता है? nc0 a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1 b. सो a के टर्म्स ना घटते जाते हैं और b के बढ़ते जाते हैं जैसे हम एक्सपांड करते हैं, ठीक है? और लास्ट में हमारा सिर्फ b का टर्म बचता है ncn b to the power n. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा बिकॉज यही फॉर्मूला यूज करके हम सारे सम्स कैलकुलेट करेंगे. सो ये जो ऊपर मेरा बाइनोमियल थ्योरम है ना, इसको तो मैंने खोल के लिखा है, इसको मैं कंसाइज वे में लिख सकती हूँ x प्लस ए टू द पावर n. ठीक है, समेशन क्या है? 0 से लेकर n तक जा रहे हैं मेरे टर्म्स n c k. अब k की जगह क्या आ जाएगा? 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे कर करके n तक जाएंगे. a टू द पावर n माइनस k एंड b टू द पावर k. ठीक है, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना. एक स्पेशल केस आता है, ये तो a प्लस बी का है ना, अगर a माइनस बी वाला केस आ जाए तो आप क्या करोगे? कैसे एक्सपांड करोगे? सेम ही है सारी चीजें, बस साइन चेंज होता है. जो भी ऑड वाले टर्म्स है ना नीचे, जहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 आएगा, वैसे कर करके जितने भी जाएंगे उसके आगे बस आपका माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है, 3 के आगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वैसे चलता जाएगा और लास्ट में क्या आएगा? -1 टू द पावर n ncn bn. ठीक है, ये माइनस वाला केस आ जाता है. और ये चीज याद रखो, जो एक्सपांशन है ना a प्लस बी टू द पावर n, उसमें n प्लस 1 टर्म्स होते हैं. कितने होते हैं? अगर सपोज ये एक्सपेंशन है मेरा, ठीक है, x प्लस वाई टू द पावर 5, इसमें टोटल टर्म्स कितने आएंगे? इसमें टोटल टर्म्स आएंगे 5 प्लस 1 विच इज 6 टर्म्स आएंगे. ठीक है, सिमिलरली m प्लस n टू द पावर 100 में टोटल टर्म्स कितने हैं? इसमें 101 टर्म्स है. ओके, नाउ दिस टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट है, अगर कभी भी हमें पूछा जाए कि हमें जनरल टर्म निकालना है एक बाइनोमियल एक्सपांशन का, तो हम उस किस फॉर्मूला से निकालते हैं? जैसे हमने APJP AP में देखा था ना कि जनरल टर्म्स के फॉर्मूला होते हैं, वैसे बाइनोमियल थ्योरम में भी जनरल टर्म के फॉर्मूला होते हैं. सो जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला है? TK प्लस 1 टर्म कैसे निकालते हैं हम? NCK a टू द पावर n माइनस k b टू द पावर k. ठीक है, ये याद रखना. Now we have the middle term formulas. So middle term के केस में 2 चीजें आती है, जब n इवन होगा, जब n ऑड होगा. अगर a प्लस बी टू द पावर 10 है तो इसमें n क्या है? इवन है, राइट? तो n इवन होगा ना, तब हमारा सिर्फ एक मिडिल टर्म होता है. ठीक है, और इस मिडिल टर्म को हम कैसे निकालते हैं? द फॉर्मूला इज n/2 प्लस 1. सो व्हाट इज द मिडिल टर्म? 10/2 प्लस 1. तो कौन सा टर्म आ जाता है हमारा मिडिल में? 6 टर्म हमारा मिडिल में होगा. ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन में टोटल टर्म्स कितने हैं? अभी हमने देखा था कि n प्लस 1 टर्म्स है, राइट? तो अगर ये वाला एक्सपांशन है तो इसमें 11 टर्म्स होंगे टोटल, राइट? यहाँ 5 आ गए, ये 6 टर्म है, और यहाँ 5 आ गए, तो 6 टर्म हमारा क्या होगा? मिडिल वाला. सिमिलरली अगर हमारा n ऑड होता है, अगर a प्लस बी टू द पावर 11 है, तो हमारे 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, और वो 2 टर्म्स हम कैसे निकालते हैं? n प्लस 1/2 टर्म एंड n प्लस 1/2
प्लस 1th टर्म, ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना। अब मिडिल टर्म्स और जनरल टर्म के साथ आपको एक और एक्स्ट्रा चीज याद रखनी होती है, दैट इज द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। अगर n इवन है, ठीक है, तो हमारा जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है ना वो है NC/n/2। दिस इज अ फॉर्मूला और इससे एनडीए में सम्स काफी बार पूछे गए हैं। वी विल सी व्हेन वी डू द PYQs। और ये जो है ना हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ये कहाँ पर ऑकर होता है? ये मिडिल जो टर्म होती है ना हमारी n/2 + 1th टर्म, वहां पर ऑकर होता है। और अगर n ऑड है तो हमारे दो मिडिल टर्म्स है, तो उन दोनों के ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होते हैं। और वो हम कैसे निकालते हैं? NC(n-1/2) एंड NC(n+1/2) से, ठीक है। ये 3-4 आपके फॉर्मूलाज है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जनरल टर्म, मिडिल टर्म एंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। इसको याद रख लो, आप अच्छे से सारे सम्स कर लोगे बाइनोमियल थ्योरम के। सो नाउ वी विल सी द PYQs। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + x⁻, 100। तो क्या अभी देखो मैंने आपको क्या बोला कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, इससे काफी सम्स आते हैं। तो देखो पहला PYQ है, इस पर बेस्ड है। हमें पूछा है कि इनमें से ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कहाँ पर है, ठीक है, किसका कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट है। तो हमारा एक्सपांशन क्या है? 1 + x⁻, 100, राइट। अब 100 क्या है? इवन है हमारा 100, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला, इफ n इज इवन ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इज NC(n/2), और कहाँ पर ऑकर होता है? n/2 + 1th टर्म में। सो अभी आपको फॉर्मूला पता है ना कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का, मैंने आपको बताया, तो 2 लाइन का सम है। सो हमारा जो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है वो कहाँ पर आएगा? हमारे फॉर्मूले के हिसाब से n इवन है, राइट, n इवन है, इस हिसाब से हमारा ग्रेटेस्ट जो कोएफिशिएंट है वो हमें मिलेगा NC(n/2) पर, यही है। तो कहाँ पर मिलेगा? 100C50, ये हमारा होगा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। और वो हमें कौन सी टर्म में मिलता है? n/2 + 1th टर्म में। अब ये कौन सी टर्म होती है हमारी? 100/2 + 1, विच इज 51st टर्म है हमारी, राइट। 51st टर्म पे हमें मिलेगा हमारा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, जो कि ये है। तो अभी जनरल टर्म का फॉर्मूला भी पता है आपको, क्या है? tk + 1 = NCk (a⁻n - k) b⁻k। अब इसमें देखो 51st टर्म है हमारी, ऐसे लिख सकती हो 50 + 1, राइट। अब मेरा n क्या है? 100 है, 100C50, a क्या है? 1 है मेरा a यहाँ पे, राइट, 1 है, 1 + x का एक्सपांशन है यहाँ पर, 1 100 - 50, और मेरा b क्या है? x है, (50). सो 100C50, यही वाली चीज मिल गई हमें यहाँ पर। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट यही है हमारा, 1 एनीथिंग इज 1 और x⁻50। सो फिर कौन से कोएफिशिएंट का है हमारा? x⁻50 का है हमारा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, विच इज ऑप्शन नंबर डी। वेरी इजी, बस 2-3 फॉर्मूले यूज किए हैं मैंने। पहली चीज है कि मुझे एक्सपांशन क्या है? 1 + x⁻, 100 है मेरा। जो भी मैंने आपको फॉर्मूला दिया है उसके हिसाब से हमारा ग्रेटेस्ट जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? NC(n/2), मतलब 100C50 हमारा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है। बट हमें यहाँ पे ये नहीं पूछा कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन सा है, हमें पूछा है कि एक्सपांशन को ब्रेक करके हमें वो कहाँ पर मिलेगा। ये चीज भी तो हमें पता होनी चाहिए ना। तो जो मेरा ये कोएफिशिएंट है वो मुझे पता है कि मेरा 51st टर्म पर मिलेगा, क्योंकि n इवन है। तो मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज किया, उस हिसाब से मुझे ये जो टर्म है ना मेरी 100C50 वाला जो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है, मुझे x⁻50 वाले टर्म में मिला है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी वाला, ठीक है। बस फॉर्मूला का यूज है एंड थोड़ा सा आपको स्मार्टली हैंडल करना होगा, आप कर लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन इज 256, देन द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑकर्स इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट का दूसरा सम भी आ गया आपके पेपर में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाय हार्ट करके जाओ ये 3-4 फॉर्मूला, क्योंकि इससे बाहर बाइनोमियल थ्योरम में कुछ भी नहीं आएगा। सो इफ द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन इज 256, हमें बोला गया है ये जो हमारा एक्सपांशन है x + y⁻n, ठीक है, इसमें जो सम है, सारे कोएफिशिएंट का जो सम है ना वो कितना है? 256 है,
यहाँ पर मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रही हूँ कि जो ना सम होता है ना बाइनोमियल कोफिशिएंट का, ये फॉर्मूला लिख लो आप, जो सम होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट का, कोई भी एक्सपांशन में वो हम देते हैं 2 टू द पावर n इस फॉर्मूले से, ठीक है, ये याद रखना आप। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज गिवन बाय 2 टू द पावर n। सो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो सम है बाइनोमियल कोफिशिएंट का विच इज 2 टू द पावर n, इट इज इक्वल टू 256। अब 256 को मैं 2 टू द पावर 8 में लिख सकती हूँ, राइट। तो मुझे n की वैल्यू क्या मिली, 8। तो मतलब मेरा x प्लस वाई टू द पावर 8 ये मेरा है बाइनोमियल एक्सपांशन। मुझे पूछा है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन से टर्म में ऑकर होगी। यहाँ पर मेरा n क्या है, 8, इवन है, राइट। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्या था फॉर्मूला, nc n/2, राइट, विच इज 8c 8/2 विच इज 8c4। ये वाला मेरा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है और ये कौन से टर्म में आता है, n/2 प्लस 1th टर्म विच इज 8/2 प्लस 1 विच इज 4 प्लस 1th टर्म, मतलब कौन से टर्म में मिला मुझे, 5th टर्म में। सो अगेन वेरी इजी, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सी इज योर ऑप्शन। बस ये चीज याद रखो, जो सम है उसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, उससे इक्वेट करके आपको a मिल गई n की वैल्यू, और फिर जो हमने फॉर्मूला है वो यूज किया और हमें मिल गया। ये हमारा कोफिशिएंट है 8c4 ग्रेटेस्ट, और कहाँ पर मिलता है, ये हमें 5th वाले टर्म पे मिलता है। अब हमारा दूसरा बाइनोमियल थ्योरम का सम है, ये है व्हाट इज द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो अब हमें पूछा है कि कितने रैशनल टर्म्स है। तो हमारा एक्सपांशन है 3 टू द पावर हाफ प्लस 5 टू द पावर 1/4 होल टू द पावर 12। सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पूछा है कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने होने चाहिए। तो हम जनरल टर्म से करते हैं। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला है k प्लस 1, ठीक है, आपको पता है, फिर से मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला nck a टू द पावर n माइनस k एंड b टू द पावर k, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, सो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आपको पता है ये a है, ये हमारा b है, और ये क्या है, हमारा n है, राइट। तो इसमें पुट करो t k प्लस 1 एंड 12 c k, a क्या है हमारा 3 टू द पावर 12 टू द पावर n 12 माइनस k, और b क्या है हमारा 5 टू द पावर 1/4 टू द पावर k। ओके, आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 c k 3 टू द पावर 12 माइनस k बाई 2 एंड 5 टू द पावर k बाई 4। अब हमें क्या बोला है कि हमें रैशनल टर्म्स चाहिए, ठीक है। तो रैशनल टर्म्स के लिए ना ये जो पावर है ना 3 टू द पावर 12 माइनस k बाई 2 और 5 टू द पावर k बाई 4, ये जो पावर्स है दोनों, इनको ना इंटीजर्स होना पड़ेगा। अगर इंटीजर्स होंगे तभी पॉसिबल है कि ये रैशनल हो। तो इसका मतलब है कि हमें पावर्स को इंटीजर्स बनाना पड़ता है। सो अगर मैं पहली पावर देखूँ 12 टू द पावर 3 टू द पावर 12 माइनस k बाई 2, ठीक है, इसको अगर मुझे इंटीजर बनाना है तो ये जो k है इसको इवन होना पड़ेगा, तभी ये कैंसल आउट होंगे, और जब ये कैंसल आउट होंगे तभी ना मेरे इंटीजर्स में आएगा। सो यहाँ पर जो मेरा k है इसको इवन होना पड़ेगा, ठीक है, तभी कैंसल आउट होगा। अगर मैंने यहाँ पर 1 ले लिया तो 11/2 ये मेरा कैंसिल नहीं होगा और ये रैशनल टर्म्स में नहीं आएंगे मेरे पास। नाउ नेक्स्ट जो k बाई 4 है, इसमें k में क्या पकड़ो, इसमें k को मुझे मल्टीपल ऑफ 4 पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 पकड़ूंगी तभी पॉसिबल है। सो अगर k मल्टीपल ऑफ 4 है और k इवन भी है तो मेरी k की वैल्यूज क्या हो सकती है, 0 होगी, एक इवन है, मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है और 12 हो सकती है। इससे आगे जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 12 तक ही टर्म्स है हमारे, तो हमें 4 वैल्यूज मिली है। और इसमें बाकी क्यों नहीं आए, 2 नहीं आया, 6 नहीं आया, क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड थोड़ी होंगे, ये सब नहीं होते हैं ना, इसलिए हमारे पास सिर्फ 4 वैल्यूज है।
सो हमारा आंसर क्या है, 4 है। नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने होंगे, 4 है बस इस एक्सपांशन में पूरे। नाउ नेक्स्ट वी हैव if k less than root 2 plus 1 whole cube is less than k plus 2 where k is a natural number, तो हमें वैल्यू चाहिए k की। तो हमें क्या दिया गया है, जो k है हमारा, it is less than root 2 plus 1 whole cube and it is less than k by 2। ये हम बिना बाइनोमियल थ्योरम के भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोफिशिएंट आपको ऐसे दिखे तो आप बाइनोमियल में करो, इसलिए मैंने इसको डाला है। सो ये जो है ना, ये आपको याद है हम पढ़ते हैं अलजेब्रा में a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, तो उसमें अगर हम ब्रेक कर देंगे ना तो हमें मिल जाएगा। तो क्या है, रूट 2 प्लस 1 होल क्यूब है हमारा। सो ये जो है, ये क्या फॉर्मूला है हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपको याद है, तो इसमें ब्रेक कर देते हैं। रूट 2 होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 रूट 2 होल स्क्वायर 1 प्लस 3 रूट 2 1 स्क्वायर। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, 2 रूट 2 प्लस 1 6 प्लस 3 रूट 2, तो क्या मिला हमें, 7 प्लस 5 रूट 2, ये हमें मिला। अब रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है पता होगा आपको, 1.41 होती है। तो यहाँ पर पुट कर देती हूँ मैं 7 प्लस 5 इंटू 1.41 विच इज 14.07 के आसपास होती है ये टोटल, ठीक है। सो अब इनइक्वालिटी में पुट कर दो k लेस देन 14.07 लेस देन k प्लस 2। अब देखो ऑप्शन से कर लेते हैं इसको। अगर k की वैल्यू मैं 11 लेती हूँ, यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर क्या है मेरा 14.07 एंड यहाँ पर 11 लूंगी तो 13 आएगा। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा ना, 13 से लेस थोड़ी हो सकता है 14.07। अब मैं 13 लेती हूँ, 13 ये हो गया मेरा 14.07 और ये मेरा 15, तो ये तो सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं 15 लूँ, 15 14.07, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या मेरा 15 लेस है 14 से, नहीं, 17 का भी सेम ही केस आएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 13। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप क्यूब देखो तो बाइनोमियल से कर लो डायरेक्ट, ऐसे इजी सम्स भी होंगे जहाँ पर बाइनोमियल की ज़रूरत नहीं होगी। और प्लीज़ आप ना एक चीज़ याद रखना कि ऑप्शन को ज़रूर देखना एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हम आसानी से ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर देते हैं कि हमारा आंसर क्या होता है। So instead of solving fully, just pick up the options in some cases, not always. So अभी हमें बोला है if the fourth term in the expansion of this is 5/2, then what is the value of mn? फोर्थ टर्म हमें दिया गया है 5/2 है, तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 3 + 1, ओके। तो ये मेरा आ जाएगा NC3, ए मेरा क्या है mx टू द पावर n-3 एंड 1/x टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 5/2। हमें m और n की वैल्यू चाहिए। NC3 m टू द पावर n-3 और x टू द पावर n-3 इंटू 1/x क्यूब विच इज इक्वल टू 5/2। तो अब ये आ जाएगा NC3 m n-3 और ये होगा हमारा x n-3। अब जो ये वाली चीज़ है इसको मैं इंटू x टू द पावर -3 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब क्या मिल गया मुझे, m n-3 x टू द पावर n-6 मिला ना। ये हमारा जो एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, a m प्लस n विच इज a m इंटू a n, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, राइट। तो प्लस हो जाएगा, राइट, 5/2। सो नाउ ये चीज़ देखो कि जो हमारा फोर्थ टर्म है उसमें हमें क्या बोला है कि हमारा फोर्थ टर्म का जो आंसर है दैट इज़ 5/2, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है हमारा इंडिपेंडेंट है x का, x की वैल्यू नहीं है यहाँ पर। सो अगर x की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा x n-6 जो है, ठीक है, ये टर्म हमारा
फाइनल आंसर में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है n-6 की मैं वैल्यू 0 ले लूँ। सो मेरा n कितना मिला मुझे? 6 मिला। ठीक है, अब मैं उसी 6 को यहाँ पर पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिला? 6 3 m टू द पावर 6 माइनस 3 एंड ये वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5/2। तो अब हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर n माइनस r कितना आता है हमारा? 3 फैक्टोरियल m टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 5/2। सो ये हमारा कितना आ जाएगा? 6 4 5, 3 फैक्टोरियल हमारा चला गया तो 3 2 1, यहाँ से ये चला गया। सो 20 m क्यूब हमें मिला 5/2। तो m क्यूब की वैल्यू कितनी हुई? 5/40 विच इज 1/8। तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/2 मिलेगी। तो अभी हमें m भी पता है, हमें अपना n भी पता है। क्वेश्चन में mn की वैल्यू पूछी है। सो m कितना है? 1/2, n कितना है? 6 विच इज 3। ये आपका आंसर है। बस एक ही छोटी सी चीज थी कि ये जो टर्म है ना हमारा, इसको हमें 0 करना था। वाई? बिकॉज हमें बोला इफ द फोर्थ टर्म इज 5/2। यूजुअली जब भी हम बाइनोमियल एक्सप्रेशंस खोलते हैं तो हम कैसे लिखते हैं कि a टू द पावर समथिंग एंड b टू द पावर समथिंग, ऐसे आता है ना। अगर मैं ऊपर एक क्वेश्चन हमने किया था 1/x टू द पावर 100, राइट, उसमें हमारा कोफिशिएंट्स थे या नहीं? कांस्टेंट के साथ कोफिशिएंट्स थे ना। बट यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर कोई कोफिशिएंट है नहीं, कांस्टेंट टर्म है, तो इस वजह से हमने x को 0 किया पहले। अब ये वाला आप करना बहुत ईजी है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस? अलग अलग से दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व करना, फिर मल्टीप्लाई करना, उसके बाद x टू द पावर 10 का जो भी कोफिशिएंट है वो आपको मिल जाएगा इफ इट एग्जिस्ट, एंड इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट तो फिर ये वाला आंसर आपका होगा। ओके, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इफ द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 35 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस q। ये भी सिमिलर टाइप का ही है। सो हमें क्या दिया है? हमारा एक्सपांशन है 1 प्लस एक्स टू द पावर p एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर q। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर p प्लस q। हमारा जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है तो पावर ऐड हो सकती है। सो हमें बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 35। एक चीज़ आप याद रखना, जब हमें टर्म देते हैं ना तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि सपोज हमारा थर्ड टर्म दिया है तो हम 2 + 1 करके वैसे लिख देते हैं। बट यहाँ पर हमें टर्म नहीं, हमें कोफिशिएंट दिया है, ठीक है, तो हम जनरल टर्म लिखेंगे। सो जनरल टर्म क्या है हमारी? t टू द पावर k प्लस 1 p प्लस q c k, ठीक है, फिर 1 टू द पावर p प्लस q माइनस k एंड x टू द पावर k। ये है हमारी जनरल टर्म। सो अल्टीमेटली हमें क्या मिला? p प्लस q c k, 1 की तो जो भी पावर हो 1 ही आता है, एंड x टू द पावर k। सो हमें x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, राइट। सो लेट हम k को ना 3 पकड़ लेते हैं। ओके, सो t 3 + 1 इज इक्वल टू p प्लस q c 3 एंड x 3, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दी है 35, मतलब जो कोफिशिएंट है हमारा ये वाला, इसकी वैल्यू हमें 35 दी है। सो अल्टीमेटली हमें मिलता है p प्लस q c 3, इसकी वैल्यू है 35। कोफिशिएंट की दी है, पूरे एक्सपांशन की नहीं दी है, ये याद रखना। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। क्या आएगा? p प्लस q फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड p प्लस q माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 35। सो ये मैं लिख सकती हूँ p प्लस q माइनस 1 एंड p प्लस q माइनस 2। और जब मेरा 3 वाला है
वो मैं ऐसे लिख सकती हूँ p प्लस क्यू माइनस 3 फैक्टोरियल, लिख सकती हूँ ना ऐसे। तो p प्लस क्यू माइनस 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल क्या आता है मेरा, 3 2 1 मतलब 6, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देती हूँ 6 के साथ, ठीक है, इसको काट दो यहाँ से। सो अल्टीमेटली यहाँ पर लिख रही हूँ क्या मिला मुझे, p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 2 विच इज इक्वल टू 210। सो अब देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना हमारे, p प्लस क्यू से -1 एंड p प्लस क्यू से हम जब 2 माइनस कर देंगे तो हमें ऐसे मिलता है। सो अगर मैं कुछ ऐसा टर्म निकालूं जिससे मुझे ऐसे कंजिक्यूटिव टर्म्स मिल जाए, अगर मैं एलसीएम लूं इनका तो 7 3 जा, ठीक है 30 एंड 6 5 जा। अब आप ये देखो कि 7 6 एंड 5 ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में है, मतलब 210 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5। इसका मतलब क्या है कि मेरा p प्लस क्यू 7 है, p प्लस क्यू माइनस 1 मेरा 6 है एंड p प्लस क्यू माइनस 2 मेरा 5 है, तो मुझे p प्लस क्यू की वैल्यू चाहिए जो कि 7 है, तो यही है मेरा आंसर। एक ही चीज थी, अगर आपको टर्म बोले तो आप डायरेक्ट लिख लो, बट यहाँ पर कोफिशिएंट बोला है तो हम जनरल टर्म से करेंगे। और फिर यहाँ पर हमें सिर्फ कोफिशिएंट की वैल्यू 35 दी है, तो हमने सिर्फ कोफिशिएंट की वैल्यू 35 ली और फिर सॉल्व कर दिया। ऐसे मैंने क्यों किया, बिकॉज ऐसे इजी होता आपके लिए। बहुत बार अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में आपके मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना, तो आप एलसीएम में ऐसे ब्रेक डाउन करो कि आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिल जाए, फिर उस हिसाब से आप डायरेक्ट वैल्यू को इक्वेट कर सकते हो। सो ज़्यादा टफ नहीं है, बस वो 3-4 फॉर्मूले यूज़ किए जो है हमने, उसको याद रखना। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट से साम्स आते हैं वो देखना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है, कोफिशिएंट कांस्टेंट है, या फिर हमें टर्म की वैल्यू दी है, उस हिसाब से जनरल टर्म या कोफिशिएंट की वैल्यूज पुट करना एंड सॉल्व करना। बहुत इजी है, आप कर लोगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स और इन द टेलीग्राम चैनल्स। सो विद दिस आई कंप्लीट द बाइनोमियल थ्योरम। अब हमारे अलजेब्रा में बस एक टॉपिक बचा है विच इज द रियल नंबर। नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ाकर मैं खत्म कर दूंगी एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक्स विच आर ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो हैव अ गुड डे, बाय।